हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। आज ये इस कोर्स का 13वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर के एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कॉफी और चाय उत्पादन के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कॉफी की शुरुआत किस प्रकार से हुई। तो देखिए, कहानी इस प्रकार से है कि एक भारत के तीर्थयात्री थे जिनका नाम था बाबा बुदान। बाबा बुदान जो है वो वर्ष 1670 में हज करने के लिए मक्का गए, और वो जब वहां से भारत वापस आए तो वो यमन के रास्ते से भारत वापस आए थे। तो बाबा बुदान जो हैं वो यमन से 7 फलियों को, 7 बीन्स को भारत लेकर आए थे। उन्हीं में कॉफी का बीज भी था। 7 फलियां वो इसलिए लेकर आए थे क्योंकि जो इस्लाम धर्म है उसमें 7 नंबर को एक पवित्र नंबर समझा जाता है, और उन्होंने इन फलियों को कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ियों पर लगाया था। तो इस प्रकार से भारत में शुरुआत होती है कॉफी की खेती की। आगे चलकर कर्नाटक की ये जो चंद्रगिरी पहाड़ियां हैं, इनका नाम भी बाबा बुदान के नाम पर ही हो गया, बाबा बुदान हिल्स। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कॉफी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की और कॉफी की खेती करने के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियों की। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कॉफी के जन्मस्थान के बारे में। कॉफी का जन्मस्थान है ब्राजील। काफी इंपोर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है कि कॉफी का जन्मस्थान जो है वो ब्राजील है। क्लियर। बात करते हैं अनुकूल जलवायु की। कॉफी की खेती करने के लिए अनुकूल जलवायु चाहिए होती है उष्णाद्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु जो है वो कॉफी की खेती करने के लिए अनुकूल होती है, आपको याद रखना है। क्लियर। बात करते हैं अनुकूल तापमान की। तो 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है कॉफी की खेती करने के लिए। क्लियर। बात करते हैं मिट्टी की। तो देखिए, दोमट मिट्टी या फिर लावा से निर्मित मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी, ये मिट्टियां जो होती हैं ये कॉफी के लिए उपयुक्त होती हैं, आपको याद रखना है। क्लियर। बात करते हैं वर्षा की। 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है कॉफी की खेती करने के लिए, आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जो कॉफी का पौधा होता है वो अधिक धूप सहन नहीं कर पाता है। इस कारण से जहां पर कॉफी की खेती की जाती है उसके आसपास छायादार पेड़ लगाए जाते हैं ताकि कॉफी के पौधों पर ज्यादा धूप ना पड़े। क्लियर। आगे आपको याद रखना है कि जो पाला है वो भी कॉफी के पौधों के लिए हानिकारक होता है। तो कॉफी के पौधे जो हैं वो ना तो अधिक धूप सहन कर सकते हैं और ना ही अधिक ठंड को सहन कर सकते हैं। क्लियर। आगे आपको याद रखना है कि जिस भूमि पर कॉफी की खेती की जाती है वो भूमि ढालदार होनी चाहिए ताकि कॉफी के पौधों की जड़ों में पानी न रुके। तो ये भी आपको याद रखना है कि कॉफी के पौधों की जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, वो भी उनके लिए हानिकारक होता है। क्लियर। और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि अगर 600 मीटर से 1600 मीटर की ऊंचाई पर कॉफी की खेती की जाती है तो वो बेस्ट होती है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, यहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। क्लियर। आगे बात करते हैं। देखिए, पूरे देश में कॉफी की खेती को फैलाने का श्रेय जो है वो डचों को जाता है। डचों ने कॉफी की खेती को पूरे देश में फैलाया, ये आपको याद रखना है। और आगे चलकर ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश हैं उन्होंने कॉफी की वाणिज्य खेती की शुरुआत की, ये आपको याद रखना है। मतलब ब्रिटिश काल में कॉफी की बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी, उसका कमर्शलाइजेशन हो गया। आगे बात करते हैं। देखिए, भारत में कॉफी की 2 प्रमुख किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक है अरेबिका और दूसरी है रोबस्टा। इनके बारे में आपको याद रखना है। बात करते हैं अरेबिका की। अरेबिका जो कॉफी है वो उच्च कोटि की कॉफी होती है, लेकिन ये जो कॉफी है ये कीट और रोगों से ज्यादा ग्रसित रहती है। इस कारण से इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। क्लियर। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं रोबस्टा कॉफी की। तो रोबस्टा कॉफी की खेती जो है भारत के ज्यादातर क्षेत्रफल पर की जाती है। भारत में जितने भी क्षेत्रफल पर कॉफी उत्पादन किया जाता है
उसके लगभग 52% हिस्से पर रोबस्टा कॉफी की खेती की जाती है, आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कॉफी की रैंकिंग्स की। यहां पर हम लोग भारत के उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किया जाता है। तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कॉफी उत्पादन को लेकर पूरे भारत में कर्नाटक राज्य जो है वो नंबर 1 स्थान पर है, आपको याद रखना है। क्लियर? उसके बाद नंबर आता है केरल का, तो केरल जो है वो नंबर 2 स्थान पर है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है वो नंबर 3 स्थान पर है कॉफी उत्पादन को लेकर, और नंबर 4 स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो इन चारों राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। ये कॉफी उत्पादन करने वाले शीर्ष 4 राज्य हैं भारत के। क्लियर? आगे बात करते हैं कॉफी क्षेत्रफल के बारे में कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है। तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। कॉफी क्षेत्रफल को लेकर जो कर्नाटक राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, केरल जो है वो नंबर 2 स्थान पर है, और आंध्र प्रदेश जो है नंबर 3 स्थान पर है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कर्नाटक राज्य है वो कॉफी उत्पादन और कॉफी क्षेत्रफल इन दोनों को लेकर नंबर 1 स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बात करते हैं विश्व की। विश्व के उन देशों की जहां पर सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादित की जाती है। तो इन देशों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया और होंडुरस। कॉफी उत्पादन को लेकर जो ब्राजील है वो नंबर 1 स्थान पर, आपको याद रखना है। और कॉफी का जन्म स्थान भी ब्राजील है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? ब्राजील के बाद नंबर आता है वियतनाम का, तो वियतनाम जो है वो कॉफी उत्पादन को लेकर नंबर 2 स्थान पर है। उसके बाद इंडोनेशिया नंबर 3 स्थान पर, उसके बाद कोलंबिया नंबर 4 स्थान पर, उसके बाद होंडुरस नंबर 5 स्थान पर। तो इन देशों का ऑर्डर आपको याद रखना है। ये कॉफी उत्पादन करने वाले शीर्ष 5 देश है, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। क्लियर? तो ये फैक्ट आपको नहीं भूलना है कि कॉफी उत्पादन और कॉफी क्षेत्रफल को लेकर कर्नाटक राज्य जो है वो नंबर 1 स्थान पर है। क्लियर? भारत में जितनी भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है उसका लगभग 70% अकेले कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर? कर्नाटक का जो चिकमंगलूर जिला है वो कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है, तो इस जिले का नाम भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के उन जिलों की जो कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की। तो देखिए, कर्नाटक का चिकमंगलूर जिला, कोडागू जिला और हसन जिला, ये कर्नाटक के वो जिले हैं जो कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है, इनके बारे में आपको याद रखना है। बात करते हैं केरल की। तो केरल के वायनाड, त्रावणकोर और नेली पामथीज, ये जो जिले हैं ये कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। क्लियर? बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के पुलनेस, नीलगिरी, सेवरोय सैलम, अन्नामलाई जो कि कोयम्बटूर में है, ये तमिलनाडु के वो जिले हैं जो कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है, ये आपको याद रखने हैं। ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है, यहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? आगे बात करें, देखिए भारत में जितनी भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है उसका लगभग 80% भाग जो है भारत निर्यात कर देता है बाहर, और विश्व में जितनी भी कॉफी का उत्पादन होता है उसका लगभग 2.69% जो है वो भारत में उत्पादित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? इस प्रकार से विश्व में भारत का कॉफी उत्पादन को लेकर 8वां स्थान है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के बारे में। तो देखिए, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है 1984 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हरियाणा के गुरुग्राम में। ये काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। क्लियर? बात करते हैं भारतीय कॉफी बोर्ड की। भारतीय कॉफी बोर्ड जो है वो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है, और इसकी स्थापना जो है वो कॉफी अधिनियम 1942 के द्वारा हुई थी। कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 7 के द्वारा भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कॉफी के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको याद रखना है कि कॉफी का पौधा जो है वो 3 से 4 साल के बाद में फली देता है। क्लियर? और कॉफी के पौधे की जो आर्थिक आयु होती है वो होती है 40 से 50 वर्षों की। मतलब एक बार कॉफी का पौधा लगाने के बाद में वो लगभग 40 से 50 वर्षों तक फली देता रहता है, आपको याद रखना है। क्लियर? आगे बात करें, देखिए कॉफी का प्रवर्धन जो है वो बीजों के द्वारा होता है। मतलब कॉफी की खेती जो है
वो बीजों के द्वारा होती है। और बात करें चाय की, तो चाय को जो है वो डाली के द्वारा, कलम के द्वारा लगाया जाता है। चाय की कलम काटकर खेतों में लगाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं चाय उत्पादन के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है कि भारत में चाय की शुरुआत किस प्रकार से हुई। भारत में पहली बार चाय का उत्पादन जो है 1834 में शुरू किया गया। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके प्रयासों से भारत में चाय की खेती की शुरुआत हुई। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चाय के पौधे को इन्होंने चीन से भारत मंगवाया था और भारत में असम घाटी, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय की खेती की शुरुआत की थी। आपको याद रखना है, कहां कहां पर, असम घाटी, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय की खेती की शुरुआत होती है। किनके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगर आप वर्तमान में भी देखोगे तो जो असम है, दार्जिलिंग है और जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहां पर सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। आगे बात करते हैं चाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। और चाय की खेती करने के लिए जो अनुकूल जलवायु परिस्थितियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है चाय के जन्म स्थान के बारे में। तो देखिए, चाय का जन्म स्थान है चीन, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बात करते हैं अनुकूल जलवायु की। चाय की खेती करने के लिए जो अनुकूल जलवायु चाहिए होती है वो है उष्णाद्र, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्र की उष्ण और आर्द्र जलवायु जो है वो चाय की खेती करने के लिए अनुकूल होती है। आपको याद रखना है। कॉफी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उष्ण और आर्द्र जलवायु जो है वो कॉफी के लिए अनुकूल होती है। चाय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण, इन दोनों क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु चाय की खेती के लिए अनुकूल होती है। तो ये आपको क्लियर रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं अनुकूल तापमान की। तो 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है चाय की खेती करने के लिए। क्लियर। बात करते हैं वर्षा की। तो 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत पड़ती है चाय की खेती करने के लिए। क्लियर। बात करते हैं अनुकूल मिट्टी की। तो लैटेराइट मिट्टी जो होती है वो चाय के लिए अनुकूल होती है, ये आपको याद रखना है। चाय को जो बोने का समय है वो होता है अक्टूबर से नवंबर। आगे बात करें, देखिए ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है कि चाय के पौधे की जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए, वो उसके लिए हानिकारक होता है। इसी कारण से जो चाय के बागान हैं वो 600 से 18 मीटर ऊंचे पहाड़ी ढालों पर लगाए जाते हैं। इतनी ऊंचाई चाय की खेती करने के लिए बेस्ट रहती है और पहाड़ी ढालों पर चाय की खेती इसलिए की जाती है ताकि उनके पौधों की जड़ों में पानी ना रुके। क्लियर। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने कॉफी के बारे में भी बात की थी। कॉफी के पौधों की जड़ों में पानी का रुकना भी हानिकारक होता है और उसकी खेती भी जो है 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर बेस्ट होती है। आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, ठंडी हवा और ओला चाय के लिए हानिकारक होता है, आपको याद रखना है। कॉफी के लिए भी ज्यादा ठंड हानिकारक होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए आपको पता है कि जो चाय है वो पौधे की पत्तियों से बनती है। तो पत्तियों को चुनने का समय, पत्तियों को तोड़ने का समय होता है अप्रैल से अक्टूबर, और एक पौधे से पत्तियां जो हैं वो 3 बार तोड़ी जा सकती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम लोग बात करते हैं चाय की रैंकिंग्स की। यहां पर हम लोग भारत के उन राज्यों के बारे में बात करेंगे जहां पर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। तो इन राज्यों के बारे में आपको याद रखना है। कौन कौन से? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। चाय उत्पादन को लेकर जो असम राज्य है वो पूरे भारत में नंबर 1 स्थान पर है। असम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। असम के बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल जो है वो नंबर 2 स्थान पर है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु नंबर 3 पर है और नंबर 4 स्थान पर है केरल राज्य। तो इनका ऑर्डर आपको याद रखना है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। अब हम लोग बात करते हैं चाय क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल के हिसाब से वो कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है। तो देखिए, चाय उत्पादन को लेकर और चाय क्षेत्रफल को लेकर जो राज्यों की रैंकिंग है वो सेम है। असम राज्य जो है वो चाय क्षेत्रफल के हिसाब से भी नंबर 1 स्थान पर ही है। पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर है, तमिलनाडु नंबर 3 पर है और केरल जो है नंबर 4 पर है। तो इनका ऑर्डर आपको नहीं भूलना है। चाय उत्पादन और चाय क्षेत्रफल वाले राज्य जो हैं वो सेम है। कौन कौन से हैं?
नंबर 1 स्थान पर है असम, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पर तमिलनाडु और नंबर 4 पर केरल। क्लियर। तो ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है कि चाय उत्पादन और चाय क्षेत्रफल वाला जो शीर्ष राज्य है भारत का वो है असम। भारत में जितनी भी चाय का उत्पादन किया जाता है उसका लगभग 52% हिस्सा जो है वो अकेले असम में उत्पादित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं विश्व में चाय की रैंकिंग्स की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन देशों के बारे में जो चाय का सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। निर्यातक देशों के बारे में हम लोग दो प्रकार से देखेंगे, एक मात्रा के अनुसार कि क्वांटिटी वाइज चाय का सबसे ज्यादा निर्यात कौन से देश करते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे मूल्य अनुसार कि प्राइस वाइज चाय का सबसे ज्यादा निर्यात कौन से देश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मात्रा अनुसार क्वांटिटी वाइज। तो इन देशों के बारे में आपको याद रखना है, केन्या, चीन, श्रीलंका और भारत। केन्या जो है वो चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है मात्रा के अनुसार, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मात्रा के अनुसार है कि मूल्य के अनुसार है। केन्या के बाद में नंबर आता है चीन का, चीन नंबर 2 स्थान पर है, नंबर 3 पर है श्रीलंका और नंबर 4 पर है भारत। क्लियर। मात्रा के अनुसार भारत जो है वो चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं उन देशों की जो चाय के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं मूल्य के अनुसार प्राइस वाइज, तो उनका ऑर्डर भी आपको याद रखना है। नंबर 1 स्थान पर है चीन, नंबर 2 पर है श्रीलंका, नंबर 3 पर है कीनिया और नंबर 4 पर है भारत। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि मात्रा के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश जो है वो है केन्या और मूल्य के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। बात करें भारत की तो भारत जो है वो दोनों मामलों में चौथे स्थान पर है, मतलब भारत जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। चीन जो है वो नंबर 1 स्थान पर है, चीन में सबसे ज्यादा चाय उत्पादित की जाती है। और बात करें भारत की तो भारत जो है वो नंबर 2 स्थान पर है। भारत जो है वो चीन के बाद सबसे ज्यादा चाय उत्पादित करने वाला देश है। क्लियर। और ये भी फैक्ट आपको याद रखना है अगर हम लोग बात करते हैं चाय के कंजम्पशन की, कि चाय के उपभोग के मामले में जो भारत है वो पहले स्थान पर है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उपभोग किया जाता है, चाय को कंज्यूम किया जाता है। क्लियर। तो यहां पर अगर मैं भारत के बारे में स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो आपको 2-3 फैक्ट्स याद रखने हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं चाय उत्पादन की तो चाय उत्पादन को लेकर भारत जो है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अगर हम लोग बात करते हैं चाय उपभोग की तो चाय को कंज्यूम करने के मामले में भारत जो है वो नंबर 1 स्थान पर है। और अगर हम लोग बात करते हैं चाय निर्यात की तो चाय निर्यात के मामले में भारत जो है पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए भारत में चाय की 2 प्रमुख किस्में पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक है बोहिया या फिर जिसको चीनी भी बोलते हैं और दूसरी है असमिका या फिर जिसको असमी भी बोलते हैं। तो ये चाय की 2 किस्में हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करें, ग्रीन गोल्ड भी जो है वो चाय की एक प्रमुख किस्म होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम लोग बात करें काली चाय की तो काली चाय के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश जो है वो भारत है। राइट। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है। ये सारे क्वेश्चन पहले आपको खुद से ट्राई करने हैं, इनके आंसर खुद से निकालने हैं, उसी के बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस ईमानदारी से सोल्व करने हैं, तभी जाकर आपको इस डिस्कशन का अच्छे से फायदा होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1984 में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी,
कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन की जाती है, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य रहा है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा कर्नाटक। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादित करता है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा कर्नाटक। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, निम्नांकित में से किस में कॉफी की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो यहां पर आपको कॉफी क्षेत्रफल के बारे में बताना है। तो कॉफी क्षेत्रफल हो या फिर कॉफी उत्पादन हो, कर्नाटक राज्य जो है वो नंबर 1 स्थान पर है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर भी आंसर होगा कर्नाटक। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कर्नाटक के उन जिलों के बारे में आपको याद रखना है जो कि फेमस है कॉफी उत्पादन के लिए। तो देखते हैं, देखिए चिकमंगलुरु जो है यह कर्नाटक में है, कुर्ग भी कर्नाटक में है, और जो बाबा बुदान गिरी है ये भी कर्नाटक में है। हम लोगों ने बात की थी पुनलेज की। पुनलेज जो है ये कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है, लेकिन ये कर्नाटक में नहीं बल्कि कहां पर है? ये है तमिलनाडु में। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन डी, पुनलेज। क्लियर। तो आपको कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के उन जिलों के बारे में याद रखना है जो कि फेमस है कॉफी उत्पादन के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि चिकमंगलुरु शर्करा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यह आपको देखना है सही है कि नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मांड्या जो है कर्नाटक का एक जिला है। तो जो मांड्या है वो कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुख्यात है। ये आपको देखना है सही है कि नहीं है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए यहां पर ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये गलत हैं। क्यों? क्योंकि चिकमंगलुरु जिला जो है वो शर्करा उत्पादन के लिए नहीं बल्कि कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। और बात करें मांड्या जिला की, तो मांड्या जिला जो है वो कॉफी उत्पादन के लिए नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए फेमस है। तो इस कारण से दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, विश्व में चाय के उत्पादन और चाय के उपभोग में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। इसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी है। देखिए चाय के उत्पादन को लेकर भारत का पूरी दुनिया में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर है चीन और दूसरे स्थान पर है भारत। और बात करें चाय के उपभोग की, तो चाय के उपभोग को लेकर भारत जो है वो नंबर 1 स्थान पर है। भारत में सबसे ज्यादा चाय का उपभोग किया जाता है, चाय कंज्यूम की जाती है। क्लियर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और पहला। चाय के उत्पादन को लेकर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और चाय के उपभोग के मामले में भारत नंबर 1 स्थान पर है, आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। असम राज्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट आइडियल होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और जिसकी खेती ढाल वाली पहाड़ियों पर हो वो इनमें से होगी चाय। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन सी, चाय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ग्रीन गोल्ड किसकी एक किस्म है, ये आपको बताना है। तो देखिए ग्रीन गोल्ड जो है वो चाय की एक किस्म होती है। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन डी, चाय। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है तथापि इनकी कृषि से संबंधित इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ है कि कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है। ये आपको देखना है सही है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो कॉफी है वो बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा
परिवर्तित की जाती है। तो ये आपको देखना है सही है कि नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और चाय की खेती जो है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण इन दोनों क्षेत्रों की उष्णार्द्र जलवायु में की जा सकती है। आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है कि जो कॉफी है वो बीजों के द्वारा परिवर्तित होती है, मतलब कॉफी की खेती जो है वो बीजों के द्वारा की जाती है और जो चाय की खेती है वो डाली कलम के द्वारा की जाती है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इन 12 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हुए हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि इसी थ्योरी पर बेस्ड आप कहीं और से भी एमसीक्यूज लगा सकते हैं। आप श्योर रहो कि आपके सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो बिल्कुल सही होंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात करी है कॉफी और चाय उत्पादन के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इससे बाहर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। कमेंट करके आपको बताना है कि ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और इस कोर्स को हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।